भ्रष्टाचार का डीएनए। दोस्तों, किसी आदमी का डीएनए होता है, किसी जीव का डीएनए होता है, ऐसा अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा। मैं यहां थोड़ा हटके ये बात आपसे बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का भी डीएनए होता है। तो भ्रष्टाचार का डीएनए क्या है? भ्रष्टाचार का डीएनए है नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा, उनके लोग, उनका परिवार। वो किसको अपना परिवार कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। और उनके भ्रष्टाचार के परिवार में दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। नई नई बढ़ोतरी हुई है। अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया और दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा, क्योंकि डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया ये बात तो नहीं बताएगी, यानी तीनों का एक ही मीडिया का तीनों नाम है। मैं तीनों नाम अक्सर ले लेता हूं आपके सामने जिससे याद रहे। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं ना। भ्रष्टाचार का नया डीएनए, भ्रष्टाचार का नया डीएनए आपने देखा झारखंड में मधु कोड़ा। मैंने भी बहुत पहले शायद नाम सुना था मधु कोड़ा, और मैं समझता हूं कि हो सकता है इससे पहले भी हुए होंगे, कि कन्विक्ट हुए होंगे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन बहुचर्चित भ्रष्टाचारी, बहुचर्चित मतलब बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। यहां पैसा है, विदेश में पैसा ले गए, कैसे उठा के ले गए, कहां लेके गए, और ये सब कुछ कोई और नहीं बता रहा था। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बता रही थी। चड्डी वाले अब पैंट पहन लिए हैं, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आदत और स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ है जो अंग्रेज उनको देके गए हैं, अपनी चड्डी देके गए थे। लेकिन आज तक पैंट पहनने के बाद भी स्वभाव या नेचर या काम या तरीका या सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यही लोग बताते थे कि मधु कोड़ा तो 4000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। वैसे मधु कोड़ा जेल भी काट कर आए हैं, शायद 2-3 साल 4 साल, जो भी हो। बाद में उसके जमानत मिली और कन्विक्टेड हैं, आरोप नहीं है। मतलब उन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, मुकदमा भी चल चुका है, उनको सजा भी हो चुकी है। फिर भी बाहर हैं, नेता हैं तो बाहर ही होंगे, बाहर हैं। और अब इतने बड़े भ्रष्टाचारी वो मोदी के साथ, मोदी के परिवार के हिस्सा बन गए हैं, मोदी के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। अभी अभी आपने देखा ही होगा, आज या कल झारखंड में मंच से नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ करके, आगे करके, या और भी बहुत से तरीकों से महिमा मंडन कर रहे थे मधु कोड़ा का। वही मधु कोड़ा, बहुचर्चित घोटालेबाज, सजा याफ्ता, आप जो चाहे कह लीजिए, उसके साथ मंच पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं और पता नहीं कितनी लफाजियां करते हैं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब बोलना छोड़ दिए हैं। झूठ बोलते थे कम से कम, अब वो भी नहीं छोड़ दिए हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन अब बकवास कर रहे हैं। ये कल भी मैंने बताया था कि अब तो बकबक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। जहां जाते हैं कुछ न कुछ बोल के चले आते हैं, कुछ न कुछ करके चले आते हैं, जिससे लोगों को मसाला मिल जाता है और उस मसाले को लोग सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी को तो कोई लाज शर्म ऐसा तो कुछ है नहीं जिससे कि उनको शर्म लगे। मैंने कभी कुछ कहा था, लेकिन आज मैं कहां खड़ा हूं, किसके साथ खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, खैर ये तो उनका एक लंबा, इसीलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का डीएनए। तो भ्रष्टाचार का डीएनए क्या है नरेंद्र? भ्रष्टाचार का डीएनए क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई? आप ये आज हम आपके साथ मिलकर के समझेंगे और आपके सामने लाएंगे। भ्रष्टाचार का डीएनए है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का डीएनए है। भ्रष्टाचार में जो संचार होता है वो नरेंद्र मोदी है। भ्रष्टाचार में जो रिफ्रैक्टर है, भ्रष्टाचार का जो भी समझो अब उसको, डीएनए में जो जो चीजें होती होंगी वो सब कुछ नरेंद्र मोदी है। अकेले नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के डीएनए है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के डीएनए में भ्रष्टाचार है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी खुद ब खुद भ्रष्टाचार के डीएनए है। और उसका एक न एक उदाहरण आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसी के साथ भी
राहुल से इतना बुरी तरह से डर गए हैं नरेंद्र मोदी कि वो किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हां, उसके पीछे कुछ लोग खड़े हो, चुनाव लड़कर के जीतने की उम्मीद उसमें हो, जीते या ना जीते वो अलग बात है, उम्मीद हो, तो बस इतना काफी है नरेंद्र मोदी के लिए। वो भ्रष्टाचारी हो, वो बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा समर्थन, जन समर्थन उसके पास हो, सीट वीट जीतने का जुगाड़ कर सकता हो और नरेंद्र मोदी को पैसा दे सकता हो। यानी उनके, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी पैसा कहां और कब और कैसे कैसे लेते हैं और कहां कहां उन्होंने पैसा छुपा के रखा है, ये और पिछले वीडियोस में और दूसरे मुद्दों में मैं बता चुका हूं। तो भ्रष्टाचार के डीएनए है नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा अमित शाह संसद में खड़े होकर के इसी मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को लेकर घंटों भागड़ा करते रहे, संसद को परेशान करके रख दिया। मधु कोड़ा का भ्रष्टाचार गिनाते 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 आज अमित शाह कहां हैं ये तो पता नहीं। खैर, जब मोदी ही फरार हैं तो अमित शाह कहां से मिलेंगे। कहीं देखे भी जाते हैं तो लोग उन्हें देखने नहीं आते हैं। हरियाणा में रैली करने चले गए तो कोई आया ही नहीं। 2-5 हजार जो कि आम आदमी किसी छुट भैया गली के नुक्कड़ वाले नेता के रैली में भी आ जाते हैं, मतलब सब जनसभा में भी आ जाते हैं, उससे भी कम उनकी रैली में आए नरेंद्र मोदी की। वैसे नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जान चुके हैं और मान चुके हैं कि हरियाणा वो हार रहे हैं, तो हरियाणा में अपनी जगह पे वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये आरएसएस कर रहा है। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और उस समय आना जब हरियाणा का चुनाव शुरू होने वाला है, यह आरएसएस का प्रोजेक्ट बी है। यानी मैं पहले कई बार बता चुका हूं, नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रोजेक्ट ए थे, और अगर प्रोजेक्ट ए फेल हो जाए, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस की सोच, चाहे किसी भी तरह से कितना ही षड्यंत्र करना पड़े सत्ता में बने रहना है, यह सोच लेकर के आरएसएस आया है। तो प्रोजेक्ट बी के रूप में उसने अरविंद केजरीवाल को राजनीति में उतारा। राजनीति की चड्ढी अरविंद केजरीवाल को पहनाने वाला आरएसएस है, और आरएसएस के इशारे पर ही अरविंद केजरीवाल इतना उछल उछल करके नरेंद्र मोदी पर हमले भी करते हैं। वैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वैसे तो अरविंद केजरीवाल दत्तक पुत्र हैं आरएसएस के, पुत्र है नरेंद्र मोदी, तो दत्तक पुत्र हैं अरविंद केजरीवाल आरएसएस के, यानी प्रोजेक्ट बी। अब प्रोजेक्ट बी में आरएसएस क्या करना चाहता है? हरियाणा नरेंद्र मोदी हाथ खड़े कर चुके हैं, उन्हें पता है वो हार रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी को भी पता है। वैसे नरेंद्र मोदी तो अब जाने वाले हैं, इस पर आता हूं हरियाणा की बात पे। पहले यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अब अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, लीपापोती में लगे हुए हैं सारे विभागों में। बहुत सी घटनाएं एक साथ हुई हैं, आपने नोटिस किया होगा। 100 दिन पूरे हुए हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठे हुए। नरेंद्र मोदी का तथाकथित जन्मदिन भी है 17, और मजदूर बेरोजगार दिवस भी है 17 सितंबर संभवतः, जैसा कि सोशल मीडिया में चल रहा है। उधर आरएसएस, मैंने कहा कि आरएसएस अब खुल करके नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहता है, और उस मुकाबले के लिए नितिन गडकरी से सीधे बयान दिलवाता है, एक तरह से धमकी दिलवाता है, इशारा करके कि भाई बोलो। नितिन गडकरी क्या बोलते हैं कि विपक्ष हमको प्रधानमंत्री बना रहा था, यानी अगर नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, और यहां तक कि विपक्ष भी हमारा साथ देगा। तो भारतीय जनता पार्टी को साथ देना लाजमी है, बंद और मजबूरी है। यह नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार है आरएसएस का। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कहा बहुत सी घटनाएं हो रही हैं।
उन घटनाओं में नोटिस करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी का 100 दिन पूरा हुआ, नरेंद्र मोदी का तथाकथित जन्मदिन है, नरेंद्र मोदी का जाने का भी दिन है, नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का समय है। ये सारी बातें हैं। नरेंद्र मोदी हटना नहीं चाहते तो उसके लिए आरएसएस की तैयारी भी है। नितिन गडकरी इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए यह बयान दिया है। और आरएसएस का धमाकेदार एक और, भाई दुश्मन को आगे कर दो, परास्त करना है तो। नरेंद्र मोदी से आरएसएस परेशान है, हटने के लिए बोल रहा है, हट नहीं रहे हैं, जाने के लिए बोल रहा है, जा नहीं रहे हैं। यानी गुजरात लॉबी पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भी, आरएसएस को दबा के रखा है, भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करके रखा है। लेकिन अब उस कब्जे को तोड़ने के लिए आरएसएस ने तोड़ रखा है, तोड़ सामने ला रहा है। नरेंद्र मोदी के पक्के दुश्मन, इसे दुश्मन ही कहेंगे क्योंकि उसी दुश्मनी का परिणाम है वो संजय जोशी जो कि नेपथ्य में चले गए थे राजनीति के। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आरएसएस संजय जोशी को बनाना चाहता है, बनाएगा भी, क्योंकि अब इसी के लिए अड़ी हुई है बात, फैसला नहीं हो पा रहा है। अब अगर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो गुजरात लॉबी पूरी तरह से साइडलाइन हो जाएगी, समझ गए? क्योंकि संजय जोशी, आरएसएस सब नागपुरी संतरे हैं और सीजन में हरे और फिर उसके बाद नारंगी हो जाते हैं। कच्चे रहते हैं तो हरे और बाद में नारंगी हो जाते हैं, तो संतरे हैं नागपुर के। और संजय जोशी का सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्हें नेपथ्य में भेजा था। अब मजबूरन जब संजय जोशी सामने आएंगे तो मोदी शर्म के मारे ही हट जाएंगे। ये आरएसएस का आइडिया है। चलिए, यह आइडिया कितना काम करेगा नहीं करेगा यह अलग बात है। अभी बात यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी गिरते गिरते, राहुल गांधी के डर से गिरते 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 इतने नीचे गिर चुके हैं कि आप जानते हैं कि मधु कोड़ा जैसे सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी के शरण में जा पड़े हैं। गुजरात में भी अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, पूछ नहीं रहा है। इमोशनल कार्ड हमेशा खेलते हैं, गुजरात में जाकर वही इमोशनल कार्ड खेला, भाई हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमारा सब मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी मजाक तो क्या, आपका क्या उड़ाएंगे, आप तो, आप पर मैं समझता हूं कि राजनीति के आप कपिल शर्मा हैं। मतलब एक अगर हास्य के दुनिया के कपिल शर्मा हैं तो आप राजनीति के कपिल शर्मा हैं। लोगों को हास्य के मसाले दिया करते हैं अपने झूठ के बल पे, और झूठ तो हर जगह बोलते हैं। हरियाणा से भी झूठ बोला, जम्मू कश्मीर से झूठ बोल, झूठ के अलावा तो कुछ बोलते ही नहीं। भ्रष्टाचार के डीएनए आप खुद हैं, वो फैक्ट्री है, आरएच फैक्ट्री है कि आप ही भ्रष्टाचार के डीएनए हैं। भ्रष्टाचार की उत्पत्ति आप और आपके परिवार से, परिवार मतलब आपका सीधा नहीं कह रहा हूं, परिवार यानी जिसे आप अपना परिवार कहते हैं, जो कभी लिखते थे मोदी का परिवार, उन लोगों को कह रहा हूं। और उस आपकी तरफ से तो उस परिवार में अकेले अडानी हैं, आप सिर्फ अडानी को अपना परिवार मानते हो। लेकिन बहुत से ऐसे मूर्ख इस धरती पर पड़े हैं जो आपका परिवार अपने आप को कहते हैं, पता नहीं क्यों, कौन सा गर्व उन्हें मिलता है। मैं समझता हूं चुल्लों पर पानी भी कम पड़ेगा डूब मरने के लिए जो आपको अपना परिवार कहेगा, जो 35 साल भीख मांग कर खाया है, जो परजीवी रहा है, जो आज पूरे देश को लूटकर अडानी के हवाले कर दिया है, अपने भीख मांगने का बदला आज पूरे देश को भिखारी बनाकर कर रहा है, उसको कोई अपना परिवार कैसे कह सकता है। चलिए फिर से लौटकर आते हैं उस भ्रष्टाचार वाले पॉइंट पे। तो आप भ्रष्टाचार के डीएनए है। मैंने बताया कुछ घटनाएं, कुछ बातें एक साथ हो गई। जैसे मतलब नरेंद्र मोदी का 100 दिन पूरा होना, राजनीति मतलब इस कार्यकाल का 100 दिन पूरा होना, नितिन गडकरी का इतना खाटी बयान आ जाना, और संजय जोशी का अंदर से जो शगुफा आ रहा है, अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि संजय जोशी का भारतीय फिर से कमबैक हो रहा है, दूसरी पाली खेलना चाहते हैं संजय जोशी, और आरएसएस उन्हें अध्यक्ष बनाने जा रहा है। ये सारी चीजें आपके पक्ष में नहीं है। उधर हरियाणा की हार जो जिसके लिए आप तैयार हैं, उधर महाराष्ट्र हारना ही पड़ेगा, झारखंड में भी आप मधु कोड़ा के साथ खड़े हैं, तो आप कौन आप पर भरोसा करेगा, ये तो वक्त बताएगा।
बाकी जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, वो तो एक टाइम पास है। अब रही बात नरेंद्र मोदी जी फिर से घूम करके वहीं आ जाती है कि भ्रष्टाचार का डीएनए, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। मैं आपका डीएनए नहीं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के डीएनए आप हैं। आपसे ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ था। आपने ही पहली बार आपने ही भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। कोई पार्टी सत्ता में रहकर, सत्ता में बैठा प्रधानमंत्री, सरकार अगर भ्रष्टाचार करे तो उसे क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार का डीएनए है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होना वगैरह वगैरह जो भी है। फिलहाल आते हैं अब उस मुद्दे पर जहां से आरएसएस के प्रोजेक्ट बी को मैंने छोड़ दिया था। आपके भ्रष्टाचार की बात तो हो गई, सर्वविदित हो चुके, जगत प्रसिद्ध हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो। जो अडानी के साथ खड़ा है उसके लिए अडानी, मधु कोड़ा, नहीं मधु कोड़ा तो ठीक है, उधर भी मधु है, क्या नाम से, माधवी। तो माधवी और आपका और अडानी का ये ट्रायंगल अब महीनों से ये एपिसोड चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के डीएनए हैं आप। लेकिन इस समय इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है मेरे दोस्त कि आरएसएस का प्रोजेक्ट बी यानी अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और हरियाणा में उन्हें चुनाव के लिए आगे करना। हरियाणा में आप पार्टी का कोई मतलब समझौता कांग्रेस से नहीं हो सका। आप पार्टी के पीछे आरएसएस खड़ी है। कोई आश्चर्य मत करना, भारतीय जनता पार्टी तो वहां सत्ता में नहीं आ रही है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन इस बात के लिए भी देश को तैयार रहना पड़ेगा और बिना आश्चर्य के इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है आप पार्टी हरियाणा में जीत जाए और आप पार्टी की सरकार बन जाए पंजाब की तरह, क्योंकि ये आरएसएस चाहती है। बीजेपी पीछे हट चुकी है, मोदी पीछे हट चुके हैं, आरएसएस भी जान चुकी है कि वो हरियाणा में कुछ नहीं कर सकते। आपको आगे करके हरियाणा में आपके हाथों में सत्ता दे दी जाए। ये मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाना, जेल से बाहर लाना, आप पार्टी के नेताओं को जेल भिजवाना, उनको बाहर लाना, यह सब कुछ एक प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी थी, मार्केटिंग ऑफ आप पार्टी के लिए आरएसएस का। अब अरविंद केजरीवाल सामने हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव प्रचार करेंगे और इस बात से इनकार मत, मैं नहीं इनकार कर सकता, मैं इस बात के लिए तैयार हूं यह सुनने के लिए कि आप पार्टी की सरकार बन सकती है हरियाणा में। अगर कांग्रेस लड़खड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं कमजोर पड़ी तो आप पार्टी की सरकार आरएसएस, बीजेपी दोनों ही बनवाने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि आप पार्टी को के कैंडिडेटों के सामने हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत कैंडिडेट ना खड़ा करे, यानी भारतीय जनता पार्टी वॉक ओवर देगी अरविंद केजरीवाल को पंजाब की तरफ। लेकिन अरविंद केजरीवाल की परीक्षा तब होगी, चलिए कांग्रेस अगर हरियाणा में सरकार बना लिया तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। उसी समय अगर सब कुछ मिट्टी डालते हुए, सबको धक्का देते हुए नरेंद्र मोदी अगर कल के बाद भी प्रधानमंत्री रहे तो उनके प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ने का कारण किसान बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आएगी हरियाणा में वो किसानों को पूरी छूट दे देगी दिल्ली आने के लिए, दिल्ली घेरने के लिए। जहां दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने कीले ठुकवाई थी, सड़क खुदवाई थी। किसान नरेंद्र मोदी से को गुजरात से दिल्ली उतरने नहीं देंगे एयरपोर्ट पे। नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर देंगे किसान दिल्ली आकर, और कांग्रेस नहीं रोकेगी, कांग्रेस उन्हें आने देगी। चुनाव के परिणाम के बाद यही होने वाला है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। मान लो अगर आरएसएस का प्रोजेक्ट बी प्लान सफल होता है
भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सरकार बना लिए, अब अरविंद केजरीवाल की असली परीक्षा होगी कि वो कितने और कहां है, कितने पानी में है और कहां है, और पानी में है या कीचड़ में, कीचड़ में यानी भाजपा में। ये उनकी परीक्षा हो जाएगी। और जो बातें हम जैसे लोग राजनीति को बारीकी से समझते हैं, जो कहते रहते हैं, अगर वो सामने आ गया तो प्रमाणित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में हैं क्या। मैं कहता रहता हूं आरएसएस के प्रोजेक्ट भी हैं, लेकिन अभी तक सीधे राजनीति में इसका प्रमाण आपके सामने नहीं आया होगा। लेकिन अगर हरियाणा में सरकार आ गई और उसके बाद भी किसानों को दिल्ली आने से अरविंद केजरीवाल ने रोका, तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल, देश भी जान जाएगा। मैं तो जानता हूं, हमारे जैसे लोग जानते हैं, जो राजनीति की खुदाई करते रहते हैं ना, वो जानते हैं। लेकिन देश भी जान जाएगा कि आरएसएस के प्रोजेक्ट भी हैं अरविंद केजरीवाल।